हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 का पार्ट 6, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस पूरे सब्जेक्ट के लास्ट टॉपिक की बात कर रही हूँ, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। अब ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं। एक और टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है, वो ज़्यादातर पेपर में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन था इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। और ये मेरी इस सब्जेक्ट का, इस यूनिट का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इंजीनियर्स का रोल क्या है ई गवर्नेंस में। अब जैसे मैंने बताया था कि ई गवर्नेंस जो था वो मैं पहले ही यूनिट 4 में बता चुकी हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो कॉमन जो भी लोग हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू या फिर आईटी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ई गवर्नेंस का, इसमें एज ए इंजीनियर आपका क्या रोल बनता है, या फिर अगर आप आगे जाते हो बीटेक करने के बाद आप इंजीनियर ही बनोगे ऑब्वियसली, या फिर कुछ और भी आपकी मर्जी। तो अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपका रोल क्या होगा इस ई गवर्नेंस में, वो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। सो द सिविक बॉडी हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर्स फॉर 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड किया गया है कि जो भी मेरी सिविक बॉडी है उसने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी मेरे 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है अगले 3 साल में उसमें जो भी सपोर्ट इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, वो वहां पर उस बेसिकली कैटेगरी में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल इस ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, इसकी सारे एप्लीकेशंस में बेसिकली अपना इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि एज ए बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप अपना इनपुट वहां प्रोवाइड करोगे, तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, क्या क्या आपका रोल होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। So the engineers would have to understand the user requirement and develop reports from the respective system. तो बेसिकली आपको जो भी ई गवर्नेंस का सिस्टम आपको अपॉइंट हुआ है, अब सपोज करो कि आपको कोई ई गवर्नेंस का सिस्टम अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, तो जो भी एज अ सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर आपको उस पूरे सिस्टम की आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और यूजर्स को वहां से क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग वहां पर इस चीज की होनी चाहिए। ठीक है, they would also have to undertake development of integrated dashboard of all 40 modules and any other system development responsibility given by the municipal corporation, a civic official said। और इसी के कंटिन्यूएशन में वो जो सिविक बॉडी थी जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि आपको एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड में बेसिकली काम करना पड़ेगा, वहां आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम अंदर देखें तो 40 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने का, इसको पूरा बेसिकली काम करवाने का, इसके सारे डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी होगी। ठीक है, the software engineer would be imparted training for a week on the applications development technology and front end and back end details, the official said। और इसी के कंटिन्यूएशन में उन ऑफिशियल ने ये भी बोला कि जो भी सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, कम से कम 1 वीक की, जिसमें कैसे एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उसकी क्या बैकएंड और क्या फ्रंट एंड डिटेल है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि द 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस दे विल हैव टू हैंडल आर रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैंने बताया कि कोई जो भी 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है वो एज अ सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको एड्रेस करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम्स आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ऑडिटोरियम, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, public library management, legal department, audit department, document management and file tracking, digital dashboard and central medical store। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी बीच में स्पेस हो गई है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है उसमें आपको क्या है कि ये सारे डिपार्टमेंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, engineers are the architect of developing India and scope of engineers in India is approximately 80% of the business sector, which spans across transport, equipment, capital goods, other machinery and equipment needs good engineers to man their respective jobs। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंजीनियर्स का बेसिकली क्या है, इंजीनियर्स
जो भी डेवलपिंग इंडिया है उसकी आर्किटेक्ट है, बेसिकली इंडिया को पूरा फ्रेम करना, उसका एज आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाने का काम इंजीनियर्स का होता है। साथ ही साथ जो हमारा बिजनेस सेक्टर है उसमें 80% जो है उसका बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो एज अ इंजीनियर ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली बिजनेस सेक्टर का 80%। अब ये जो मेरा सेक्टर है इसके अंदर इंजीनियर्स की जो जरूरत है वो ट्रांसपोर्ट में हो सकती है, इक्विपमेंट में हो सकती है, जो भी गुड्स होते हैं वहां हो सकती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको मशीनरी में एम्प्लॉय करवा सकते हैं, या फिर अलग अलग फील्ड्स में आपको आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वहां पर बेसिकली एम्प्लॉय करवा सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि we all are familiar with the engineering, most of them are doing engineering or most of the others are preparing for it and many of them had done it। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ज्यादातर लोग होते हैं उनको इंजीनियरिंग के बारे में पता होता है, कुछ कर रहे होते हैं और कुछ उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए, IIT JEE के लिए या फिर जो भी है। उसके बाद we all know that India as a developing country has a second position in the world for its population according to 2011 population counting। तो यहाँ पर तो बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है अगर हम 2011 का पॉपुलेशन में देखें तो। ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट टेकिंग द ग्रोथ एज इट शुड बी टेकन बिकॉज नो वन हैज टू इनिशिएट। अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, जिस लेवल का डेवलपमेंट, जिस लेवल का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए वो चीज अभी तक इंडिया के अंदर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? वो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस चीज को इनिशिएट करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे केसेस में या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो किसी चीज को इनिशिएट करे कि आप शुरुआत तो करो, हम आपका साथ देंगे, या फिर लोग आ जाते हैं, लोग उसके बाद जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो मेन बोल सकते हो प्रॉब्लम होती है या फिर जो ज्यादा पेनफुल होता है वो होता है द इनिशिएशन, किसी भी चीज को शुरू करना। तो वो चीज कोई ऐसा है नहीं जो इस चीज को शुरू करे ताकि इंडिया का ग्रोथ उस तरीके से हो, उस टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में हो जिस हिसाब से उसका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। सो अ मैन हु इनिशिएट्स फॉर डेवलपमेंट इज ओनली एन इंजीनियर। और अगर आपको डेवलपमेंट करवाना है किसी भी फील्ड में तो उसके लिए क्या हो सकता है कि ये जो इनिशिएशन का प्रोसेस है जो कोई नहीं करता है वो एक इंजीनियर करता है, और इसीलिए इंजीनियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स क्या होते हैं, इंजीनियर्स न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने देखा कि ChatGPT बना या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनी, AI ML से बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल। ये सारी चीजें कौन बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो और बहुत ये हमें सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, वैसे बहुत सी चीजों में, मैकेनिकल के एस्पेक्ट में, सिविल की चीजों में, बहुत सी चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं? ये डेवलपमेंट इंजीनियर्स कर रहे हैं। ठीक है, these technologies are used to make our country better or more powerful according to different side of view। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हम लोगों को ज्यादा एम्पावर कर रही हैं, इंडिया के पीपल को और बेटर बना रही हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये डिफेंस साइड से ज्यादा मदद कर रही हैं जो भी इंजीनियर्स क्रिएट कर रहे हैं। So in India, many of the institute which manufactures millions of engineers every day, but most of them want to do work in a foreign country only for the lifestyle and salary। We meet these engineers but they work in other nation and they don't want to do anything for their country। तो basically यहाँ पर रियलिटी ही लिखी गई है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, NIITs हैं, IIITs हैं, वो क्या कर रही हैं, वो मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि लेकिन हो रहा क्या है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेसिकली इंजीनियरिंग तो इंडिया के अंदर से कर रहे हैं लेकिन उनको काम चाहिए, उनको बेसिकली अपना जो भी वर्क है वो चाहिए फॉरेन कंट्री में, उनको वहां जाना है। क्योंकि इंडियंस जो भी है, नॉर्मल सी बात है कि जो इंडियंस है वो फॉरेन की जो लाइफस्टाइल है वहां से फैसिनेटेड है, वहां की जो सैलरी है वहां से फैसिनेटेड है। क्योंकि ये रियली स्टैट्स हैं कि जो भी मेरी इंडिया की सैलरी है एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो डबल या फिर थ्राइस है आपके फॉरेन कंट्री में। तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा वो चाहेगा कि वो अब्रॉड काम करे, वो बाहर काम करे ताकि उसकी लाइफस्टाइल और उसकी सैलरी अच्छी हो। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है कि इंजीनियर्स किसने बनाए? इंडिया ने बनाए। इंजीनियर्स को काम कहाँ करना है? इंजीनियर्स को दूसरी कंट्री के लिए काम करना है, उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करवानी है, ना कि इंडिया की ग्रोथ में। और इसी वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंट लेवल है वो बाकी जगहों से अभी के टाइम में कम है। ठीक है, India is the only country where everybody should free to take any of the decisions freely, so engineers are settled in foreign nations. They settled in other nations only for money, they don't think about the duties of his nation। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि वो वहां पर क्यों जाते हैं, वो मनी के लिए जाते हैं ताकि वो
वहां पर बेसिकली मनी अर्न कर सके। वी हैव द बेस्ट 7 IITs in India which manufacture the world top class engineer, but these engineers are not working for us. They work in another country only due to salary purpose. Developing India wants good engineers to manufacture best product at cheaper rate, in using the technology. So the future of India is so good and no one will greedy and no one should die due food. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर यही बताया गया है, इसका पूरा कंक्लूजन क्या होता है कि जो भी इंजीनियर्स हैं जिनके पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, जो भी आईआईटी से ग्रेजुएट है, अब जरूरी नहीं कि आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, आप कहीं से भी हो सकते हो, लेकिन आपके पास बेसिकली एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए। आपके पास जो भी आप जिस भी चीज में एक्सपर्टीज हो, आपको वहां पर एक्सेल करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट जो है वो इंडिया को डेवलप करने में, इंडिया को ग्रो करने में लगाओ और ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसकी जो प्राइस है वो ऐसे हाई हो, लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐसा प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोडक्ट बनाओ जो चीपर रेट पे अवेलेबल हो, ताकि लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। और आप इस ग्रीडी नेचर को ना बेसिकली इस ग्रीडी नेचर को छोड़ के इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करो। ठीक है। When every engineer work in a country, no one will sleep without eating food. Almost every company in a country needs good engineers for improving their quality and for new innovation at cheaper rates. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब हर कंपनी चाहेगी कि उसकी जो कंपनी के अंदर ऐसे इंजीनियर्स आए जिनके पास एक अच्छा प्रॉपर स्किल सेट हो, जो प्रॉपर बेसिकली उनको काफ़ी चीज़ें पता हो और बेसिकली वो उनकी कंपनी को ग्रो करे, ताकि एक तरह से इंडिया ग्रो हो, इंडिया डेवलप हो। ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपकी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक। यहाँ पर मेरा ये चीज खत्म होता है कि इंजीनियर्स का रोल ई गवर्नेंस में क्यों है, इंजीनियर्स को क्यों जरूरी है कि वो इंडिया को डेवलप करे रादर देन वो बाहर जाएं और कहीं और पर वहां पर कैपिटल बढ़ाएं और वहां को डेवलप करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है मेरा नीड फॉर रिफॉर्म्ड इंजीनियरिंग सर्विंग एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। So in a bid to rationalize the civil services in the country, the union government is preparing a plan to cut down more than 60 civil services in the country to just 3-4 broad categories. तो फॉर अगर आप लोग ईस्ट की बात करो तो बेसिकली क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक प्लान बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो क्या करेंगे, जो भी मेरी 60 सिविल सर्विसेज हैं उनको 3-4 ब्रॉडर कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अभी क्यों करेंगे वो आगे समझ में आएगा। In the last 5 years, Prime Minister Narendra Modi ji government has taken several steps to reform India bureaucracy and civil service. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, इस इंडियन ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज को बेसिकली रिफॉर्म करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे, काफी सारा इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की गई थी। सो नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रैशनलाइज 60+ सिविल सर्विस. The Department of Personnel and Training (DOPT) has prepared a 5-year vision plan for reforming the Indian civil services structure. तो बेसिकली
यहाँ पर क्या होगा, 3-4 ब्रॉडर कैटेगरीज में इन सिविल सर्विस को बेसिकली कट डाउन करा जाएगा और इसका एक 5 ईयर का प्लान बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इंट्रोड्यूस किया है, प्रिपेयर किया है। ठीक है। Niti Aayog, in its report Strategy for New India @75 issued in year 2018, recommended conducting a single exam with all India ranking for the सर्विसेज। तो बेसिकली नीति आयोग ने क्या कंसिडर किया था, नीति आयोग ने एक ऐसा प्लान रखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या था, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75। उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि आप एक सिंगल एग्जाम करवाओ, सिर्फ एक ही एग्जाम करवाओ, हर कैटेगरी के लिए आप एक सिंगल एग्जाम करवाओ और वहां से जो रैंकिंग बनेगी वहां से उसके हिसाब से लोगों को आप सिविल सर्विसेज में अपॉइंट करो। ठीक है। It states that the existing 60+ separate civil services at the central and the state level needs to be reduced through rationalization and harmonization of services. At present, there are more than 25 Group A civil service and more than 30 Group B civil service. तो present time में सिविल सर्विसेज 2 ग्रुप में होती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के अंदर 25 हैं कुछ या 25 से ज्यादा हैं और जो ग्रुप बी है उसमें 30 या 30 से ज्यादा सिविल सर्विसेज इंक्लूड करी गई हैं। The union government might classify 60+ civil service into 3 broad groups। अब ये लोग क्या करेंगे कि अभी तो 2 ग्रुप है, लेकिन हो सकता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इन सिविल सर्विसेज को क्या करे, 3 ब्रॉडर ग्रुप्स में बेसिकली तोड़ दे, उनको डिवाइड कर दे। The report further states, कौन सी रिपोर्ट, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, states recruits should be placed in a central talent pool which would then allocate candidates by matching their competencies and the job description of the post। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी मेरिट कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली एलोकेट किया जाएगा उनकी कॉम्पिटेंसीज के बेस पे और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसके बेसिस पे उनको वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। Concomitantly, the number of exam for civil service should be ideally be brought down to 1 with all India ranking। और इसीलिए एक सिंगल एग्जाम करवाने का प्रोविजन रखा गया। States may also be encouraged to use this pool for recruitment और आप इसको recruitment के लिए भी यूज कर सकते हो। As per the report, no decision regarding how to undertake the rationalization has been done by the government। However, a possible solution could be classify civil services into 3 group। तो इसका solution यही रखा गया कि आप civil services को 3 broader categories में या फिर 3 groups में divide कर दो। One way of doing it is dividing the services into Indian Administrative Service, which would include all non-technical services। तो ये याद रखना, वैसे तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए समझ लो कि 3 ग्रुप्स हुए। ठीक है। एक ग्रुप था मेरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। तो ये मेरा पहला ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के अंदर क्या था, इस ग्रुप के अंदर सारी नॉन टेक्निकल सर्विसेज इंक्लूड की गई। नेक्स्ट था मेरा इंडियन पुलिस सर्विस, दैट वुड इंक्लूड सिक्योरिटी रिलेज। अब क्योंकि यहाँ पर पुलिस सर्विसेज की बात की गई है तो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज है वो यहाँ पर एक्नॉलेज की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है इंडियन टेक्निकल सर्विसेज, जिसके अंदर टेक्निकल सर्विसेज सारी इंक्लूड हो गई। ठीक है। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर 3 ग्रुप्स बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए। नीति आयोग recommends to recruit and employ the officers based on their skill set। जैसे मैंने बताया भी कि नीति आयोग ने ये प्रोविजन रखा कि आप ऐसे रिक्रूट करो, लोगों को ऐसे बेसिकली एम्प्लॉय करो जिसके जो उनके स्किल सेट के हिसाब से हो, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से हो, ताकि उनका जिसमें इंटरेस्ट है, उनका स्किल सेट जिस फील्ड में है उनको उसी में डालो ताकि वो अपना इनपुट ज्यादा दे सके, अपनी नॉलेज को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सके। For example, an officer holding a medical degree could perform well better in health ministry than employed in the Ministry of Finance। तो ऑब्वियसली एक बात है कि अगर आपकी जो एक्सपर्टीज है या फिर अगर आपका जो भी बोल सकते हो आप जिस चीज में एक्सेल कर रहे हो आपको उस चीज में डालेंगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना। अगर आप सपोज करोगे किसी सिंगर है, अब सिंगर को अगर आप सिंगिंग में डालोगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर आप सिंगर को क्रिकेट में डाल दोगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं परफॉर्म करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर कोई मेडिकल डिग्री है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एक मेडिकल डिग्री है, तो आप प्रेफर करो कि आप उसको हेल्थ मिनिस्ट्री में डालो क्योंकि वहां पर मेडिकल की जरूरत है। आप उसको फाइनेंस में डालोगे तो वो तो मेरा मॉनिटरी बेसिकली एस्पेक्ट हो गया, तो वहां पर हो सकता है वो अपना इतना अच्छा इनपुट ना दे सके। ठीक है। तो यही रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया था। Encourage lateral entry. Inducting specialists at higher levels of government will provide much needed expertise। तो आपको lateral entry को बेसिकली encourage करना है, स्पेशलाइजेशन को बेसिकली नर्चर करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। सो द की टू रिफॉर्म इन सिविल सर्विस are encouraging officers to cultivate
स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड स्किल अर्ली ऑन देयर कैरियर्स। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली अपने को बेसिकली स्किल्ड करना है, अपने को अपस्किल करके चलना है अपने कैरियर में। Wherever possible, long tenure posting need to be made based on officers' expertise, जो मैंने बता दिया. However, it is also necessary to ensure cross-sector mobility for civil servants from areas where they have become surplus to areas of emerging importance. और वहाँ पर आप अपने सेक्टर को बेसिकली वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट मेरी नीति आयोग ने मेंशन करी थी, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद आता है कि आईटी प्रोफेशनल्स का, ये भी हमारा टॉपिक हमारे कोर्स में ही है कि आईटी प्रोफेशनल्स का रोल क्या है जुडिशरी के अंदर, जो इंडिया की जुडिशरी है उसमें आईटी एज अ आईटी प्रोफेशनल आपका क्या रोल है। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन and introduction of computers have made a turning point in the history of human civilization। तो जैसे आप लोग देख ही रहे हो अभी भी कि कितनी फास्ट पेस, कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कैसे कैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एडवांसमेंट हर फील्ड में होती चली जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इट हैज ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया भी कि ये जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली वहां पर इंप्रूवमेंट हो रही है, वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से ह्यूमंस में जो चीजें हैं वो भी काफी सारी चेंज हो रही हैं। काफी सारे फील्ड्स में आप चेंजेस देख पा रहे हो। जैसे कि पहले क्या था कि आपको ये स्विगी और जोमेटो की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ, अब आप क्या कर सकते हो कि अपने घर में अपनी कंफर्ट जोन में आप इजीली खाना ऑर्डर कर सकते हो स्विगी और जोमेटो के थ्रू, या फिर और भी जो एप्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, और उससे क्या हो रहा है, लोगों की जो भी अलग अलग जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। It has resulted in enhanced efficiency, productivity and quality of output in every walk of life। और अपने लाइफ के अंदर देख लो कि सुबह से लेकर रात तक के टाइम में आप कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इन्होंने आपका काम एफिशिएंटली कर देती हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और आपका जो आउटपुट है, जो भी आप रिजल्ट लेना चाह रहे हो, उसकी क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव हो रही है, ठीक है। Extensive use of information technology by diverse organization the world over has resulted in, वही चीज मैंने बताई कि जैसे जैसे जो भी आईटी फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वो बढ़ती जा रही है, उसी तरह से मेरी जो भी वर्ल्ड है उसकी अलग अलग चीजें बढ़ती जा रही हैं, और वहां पर एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लोग ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं, सही से यूज कर रहे हैं, ठीक है। Computers as well as electronic communication device such as facsimilar machine, electronic mail which is email, video conferencing provide the ability to process large volumes of data with speed and accuracy, exchange of useful information between different locations and support a higher quality of decision making। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी है कि कंप्यूटर्स की फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप ईमेल कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अगर किसी के पास नहीं हो, आप कहीं और हो, किसी और स्टेट में हो, किसी और कंट्री में हो, तो वहां पर आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप एक दूसरे को देख सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप बेसिकली उसका एग्जांपल ले लो, गूगल मीट का एग्जांपल ले लो, जूम का एग्जांपल ले लो, तो आप वहां से भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। जब हमारा कोरोना का टाइम चल रहा था, तब जो भी कॉलेजेस थे, जो भी बेसिकली वहां पर थे, तो वो क्या था, जो टीचर्स थे वो अपने बेसिकली स्टूडेंट्स को बेसिकली वहां पर एजुकेट करवाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ये क्यों हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसीलिए लोग इसका बेसिकली यूज कर पा रहे हैं। So these capabilities have contributed to more efficient and responsive system, not only in business organization but also in legal, governmental and other public system, ठीक है। While the information revolution arrived in India some year ago, automation has not transformed all facets of life in equal measure। लेकिन ये जो automation है कि जो भी चीजें हैं आपकी डे टू डे लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाएं, ये अभी इतनी चीजें हमारे ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं। It has not permeated to subordinate judiciary in particular, resulting in old work methods based on manual system being continued even now। लेकिन ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेशन है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो अगर हम मोर प्रिसाइज बोले, मोर पर्टिकुलर बोले, तो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनकी जो जुडिशरी है वो अभी भी पुराने पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी का ही यूज करती है अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। वहां पर ये टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
इसीलिए जो जुडिशरी का पार्ट है वहां पर आईटी प्रोफेशनल्स की भी जरूरत अब देखी जा रही है, उनका रोल बताया जा रहा है. सो द enormous problem faced by the judiciary due to arrears, backlogs and delays can be partially resolved by the introduction of automation. तो जो भी डिले हो रही है, जो भी बैकलॉग्स हैं कोई भी जजमेंट प्रोवाइड करने में, क्यों है? क्योंकि बल्क ऑफ केसेस आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भी, और सभी केसेस को टाइमली जज करना, टाइमली उसमें जजमेंट देना काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल सिस्टम्स का यूज हो रहा है. जो भी ह्यूमंस हैं उनको मैनुअली काम करना पड़ रहा है. लेकिन अगर आप ऑटोमेशन कर देते हो, उस केस में क्या होगा, ये जो काम है वो इफेक्टिवली हो पाएगा और एफिशिएंटली हो पाएगा. ठीक है, और ये जो केसेस हैं, जो कि बैकलॉग्स हैं, जो डिलेज हैं, वो भी यहाँ पर एड्रेस हो पाएंगे. The problem faced by the court, judiciary and public seeking justice in terms of delay expense are well known. तो ये सारी problems तो हमें पता ही हैं. While there are many dimensions to these problems, improvement in operational efficiency, coordination, accessibility and speed which IT could bring about can contribute significantly. और ये सारी जो difficulties हैं, इनको address करना और इनको solve करने का role IT play कर सकता है, information technology. However, the present pace of development, particularly at the subordinate court level, is too slow and is unlikely to have the desired impact in the near future. लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा स्लो है, और इस डेवलपमेंट को सबऑर्डिनेट कोर्ट तक आते आते काफी टाइम लगेगा एक इम्पैक्ट अपना छोड़ते हुए. वहां पर वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा बहुत ही शॉर्टर टाइम में. ठीक है, massive problems need appropriately large commitment and major initiative if a significant dent is to be made. तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको बेसिकली रेगुलर वहां पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो वर्क है वो सही से हो पाए. तो अगर ये रोल ऑफ आईटी पूछ लेता है पेपर में, तो याद रखना कि जुडिशरी में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो लेवल है वहां पर आईटी की सबसे ज्यादा जरूरत है. ठीक है, most of the bottleneck identified by judicial commission and committees referring to delays, जैसे मैंने बताया भी कि बैकलॉग और ये सारी प्रॉब्लम जुडिशियल सिस्टम में आती है. केस मैनेज कोई करना है, कोई फाइल मैनेजमेंट करना है, ये इंप्रूव हो सकता है अगर आप कंप्यूटर्स का यूज करें. सो इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग आर द एरियाज वेयर द यूज ऑफ कंप्यूटर विल रिजल्ट इन एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ डिलेज. तो ये सारे एरिया में आप कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो और ये जो डिले क्रिएट हो रहा है ये डिले ना क्रिएट हो. जैसे कि लीगल इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस को आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली वहां पर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि एसक्यूएल है, वहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जो डेटाबेस है वो डिजाइन कर सकते हो इजिली, और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसको इजिली मैनेज कर सकते हो. क्योंकि सपोज करो कि अब तुम लोग को अगर पता हो कि जो एसक्यूएल है, जो डेटाबेस को बेसिकली स्टोर करने के काम आता है, तो एसक्यूएल में क्या होता है कि आप डेटाबेस को इफेक्टिवली स्टोर कर सकते हो. सपोज करो कि अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो, तो अगर आपको कोई एंट्री वहां से डिलीट करनी है तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन अगर आप इसको अगर आप एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हो या फिर आप नो एसक्यूएल कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो डेटाबेस के लिए, वहां से ये जो क्रड ऑपरेशन है, जिसको क्रिएट, रीड या ये सब बोलते हैं, रीड है ना, अपडेट, डिलीट, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं ये इजी हो जाते हैं. इसीलिए आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्टली बढ़ रही है और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव मैनर में काम करने के लिए इस आईटी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट तो डेटाबेस हो गया. नेक्स्ट है मेरा ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम फॉर प्रेसिडेंट्स, सिटेशंस, कोर्ट्स एंड स्टेटिस. तो जैसे मैंने बताया कि जो भी प्रेसिडेंट्स है, जो मैंने बताया था जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इसके लिए आप ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम भी रख सकते हो. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाएगा. जनरेशन ऑफ कॉज लिस्ट एंड ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, तो आप ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ ऑनलाइन केविएट मैचिंग भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो इन सब चीजों में आप आईटी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है मेरा ऑनलाइन अपडेटिंग ऑफ डेटा, मॉनिटरिंग एंड फ्लैगिंग ऑफ इवेंट. तो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो डेटा, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है. पूलिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट, डेली लिस्ट जनरेशन विद हिस्टोरिकल डेटा ऑफ ईच केस, वर्ड प्रोसेसिंग विद स्टैंडर्ड टेम्पलेट, एक्सेस टू इंटरनेशनल डेटाबेस, तो आप इंटरनेशनल डेटाबेस की भी एक्सेस ले सकते हो ऑनलाइन. फीडबैक रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो हर एक लेवल्स में. अब ये वेरियस लेवल्स क्या होगा, वही कि अलग लेवल्स जो थे, हायरार्की जो मैंने बताई थी वो. सो इन सारे जो फील्ड्स हैं वहां पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेसिकली इंप्लीमेंट करके यहाँ का वर्क इफेक्टिवली कर सकते हो. ठीक है,
इन पर्टिकुलर ट्रैकिंग ऑफ केसेस, इससे क्या होगा, वुड रिजल्ट इन बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ केसेस बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रादर देन द लॉयर्स। तो इससे क्या होगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, केसेस की जो भी ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की होगी। कंप्यूटराइजेशन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द यूज ऑफ फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो मैंने बता दिया, ताकि प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग जो है वो इन सभी कोर्ट्स की जल्दी हो सके। The wider infusion of technology will go a long way in improving the service and efficiency of Indian judicial system। और इससे ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर इसको हम यूज करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ठीक है, अब आता है मेरा प्रॉब्लम ऑफ एलिनिएशन एंड सेक्शनिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखते हैं ये क्या है। अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर इस वीडियो में रोल ऑफ इंजीनियर्स जो था वो, और थोड़ा थोड़ा रोल ऑफ आईटी इन जुडिशरी आ सकता है। एलिनिएशन सेक्शनिज्म अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, तो इसको पूरा एक बार ब्रीफ बताने के बाद मैं आप लोग को छोटी सी डेफिनेशन भी बता दूंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये प्रॉब्लम कब आई। So the northeastern region of the country has the state of Assam and the princely states of Manipur and Tripura when India became free on 15th of August 1947। तो बेसिकली जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, वहां पर असम का स्टेट था और प्रिंसली स्टेट थी मेरी मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो टुडे द रीजन हैज 7 स्टेट्स ऑफ, तो इस अभी प्रेजेंट स्टेट में अगर हम देखें तो इतने स्टेट्स हैं मेरे, असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। Again, we had 4 autonomous district council in Assam under the provision of 6th schedule of constitution। तो यहाँ पर असम की बात करी गई है जिसके अंदर 4 autonomous district council हैं। Today the number of autonomous district council, जिसको हम लोग ADC बोल रहे हैं, and the tribunal council exceed a dozen। तो ये जो मेरे ट्राइब्यूनल्स हैं और जो ADC हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, 1 डजन से, मतलब 12 से ज्यादा। The autonomy demanded starting in Naga Hills district of Assam। तो यहाँ पर बेसिकली हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे ये प्रॉब्लम अराइज हुई और क्या ये प्रॉब्लम थी। तो जो ऑटोनॉमी थी जब वो स्टार्ट हुई तो वो कहाँ स्टार्ट हुई, ऑटोनॉमी की डिमांड नागा हिल्स में स्टार्ट हुई, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है असम का। And the Naga National Council was the only insurgent outfit in the region। The Nagas got their state in 1963, but the problem did not end। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑटोनॉमी की वजह से जो नागा थी उसको अपनी स्टेट मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। नागा को काफी बार रेप्लिकेट किया गया। The present state of affairs in the region is due to interaction of diverse psychological, historical, social, political and economic factors। Some factors have colonial roots, yet there are others which are due to our mishandling the north-eastern affair। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स थी नागा की, वहां पर नागास की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सही से एड्रेस नहीं की गई। Different sections of the people have developed deep sense of perpetual grudge, antagonism and mistrust for each other, lack of sense of belonging and communication gap। और इसी वजह से जो अलग अलग सेक्शंस थे पीपल के, उनमें एक ग्रज की बेसिकली सिचुएशन क्रिएट हुई और एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, The central leadership bearing Mahatma Gandhi is charged with having agreed to Cripps mission proposal of grouping Assam with East Pakistan। तो फिर महात्मा गांधी ने कैसा प्रोविजन रखा जिसमें असम को ईस्ट पाकिस्तान के साथ ग्रुप करने की बात कही। The vested interest group tried to perpetuate the memory that Nehru abandoned the people of Assam in face of Chinese aggression। The northeast region of the country has a slender link of 22 kilometers with the rest of the country। Thus only 2% of the region has the link with rest of the country near Siliguri popularly knows। तो यहाँ पर क्या था कि जो 2% मेरा रीजन था वो बेसिकली मेरे इंडिया के अंदर आया, और जो रेस्ट ऑफ कंट्री थी वो सिलीगुड़ी के अंदर, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी चिकन नेक भी बोलते हैं, और 98% ऑफ द बॉर्डर इज अटैच विद फॉरेन कंट्री। और 2% जो था वो मेरी सिलीगुड़ी के अंदर आया, सिलीगुड़ी के पास आया, और 98% मेरा फॉरेन कंट्री की तरफ चला गया। So there is a tendency to create fear in minds of people on this count। तो इस काउंट को देखते हुए लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डर की बेसिकली सिचुएशन क्रिएट हो गई। Obviously, there is no basis of the fear psychology due to the following fact: a large number of countries far weaker than India, such as Nepal and Bhutan, have even 10% borders with foreign countries। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती हैं फॉरेन कंट्री के साथ। Our people in north east are not a commodity that they may be plundered by an enemy। ठीक है, उसके बाद even a narrow passage is enough till the neighbors remain friendly and the border becomes fluid and the movement becomes unrestricted to the enemy country। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, ये जो बॉर्डर में आने की बात हुई इसको बेसिकली खत्म कर दिया गया एनिमी कंट्री की तरफ से। ठीक है,
मुझे पता है कि ये जो हिस्ट्री है इसको पढ़ने में किसी को मजा नहीं आया होगा। मेन यहाँ पर क्या है, मेन इसकी डेफिनेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में नहीं आती है, लेकिन सेफर साइड पे रहने के लिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है एलिनिएशन। अभी एलिनिएशन क्या है? एलिनिएशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है कॉन्सिक्वेंसेज एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन फ्रेमवर्क का। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Isolating की dehumanizing, humanizing and disenchanting consequences of operating within a capitalist प्रोडक्शन फ्रेमवर्क। तो आप अगर एक प्रोडक्शन फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रहे हो तो वहां से आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, उन कॉन्सिक्वेंसेज की बात एलिनिएशन में बताई गई। Utilizing an industrial development system can serve as an effective means to gauge the extent of alienation across various economic sectors. Increased level of alienation can act as a significant impediment to economic growth. तो अगर ये alienation बढ़ा तो economic growth वहां की रुक सकती है। तो चाहो तो उसकी डेफिनेशन एज इट इज याद रखने ना कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिसमें क्या बताते हैं, जिसमें आइसोलेटिंग, डीह्यूमैनाइजिंग की बातें बताई जाती हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होगा जब आप एक क्या करोगे, जब आप एक प्रोडक्शन फ्रेमवर्क में काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेक्शनिज्म। इसका मतलब क्या है? रिफर्स टू द वॉलंटरी विड्रॉल ऑफ अ ग्रुप। देखो सिंपल भाषा में क्या है कि आपकी सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जबरदस्ती निकाल दे रहे हो, जबरदस्ती हटा दे रहे हो ताकि आप एक अपना नया बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सको, उसको हम लोग सेक्सेशनिज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्सेशनिज्म, सेक्सेशन। देखो इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब है। सेक्सेशन का मतलब क्या है? यही है कि एक वॉलंटरी विड्रॉल है एक ऐसे ग्रुप का, मतलब एक आपके पास एक लार्जर एंटिटी है। ठीक है, इस एंटिटी के अंदर आपने अगर एक ग्रुप को इस एंटिटी से अलग कर दिया तो उसी को हम लोग ये बोलते हैं। और such as political organization, union or military alliance. This process typically begins when the group publicly declares its intention to secede. यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मेरा ग्रुप है अगर वो इंटेंशनली बताता है कि हाँ हमें यहाँ पर विड्रॉल करना है, हमें उस ग्रुप को हटाना है, तो उसके पास ये इंडिपेंडेंस है कि वो ये चीज डिक्लेयर कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, जैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को अपने से अलग कर रहे हो, उस ग्रुप को हटा रहे हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हो। ठीक है, अब आप ये तो आप चाहो तो आप इसको पीसफुली भी कर सकते हो या फिर वायलेंटली जबरदस्ती भी कर सकते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एलिनिएशन एंड ये जो है सेक्सेशन, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो लेकिन पेपर में आते नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्सेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किसी भी ग्रुप में से अगर एक बड़ी आइडेंटिटी से आपने एक छोटे से पार्ट निकाल दिया है, एक ग्रुप हटा दिया है ताकि आप एक नया इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को फॉर्म करो, इसी को हम लोग सेक्सेशन कहते हैं। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपकी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक।